हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, विद्युत सेल के बारे में और उसके ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के बारे में और उसके विभवांतर के बारे में, सेल के विभवांतर के बारे में और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में और सिर्फ सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के आपसी रिलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला है सेल, विद्युत सेल। ठीक, तो विद्युत सेल के बारे में आज थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल, विद्युत सेल। विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल यानी कि जो विद्युत सेल होता है वो क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये आवेश प्रोड्यूस नहीं करती है, आवेश जनरेट नहीं करता है। सेल क्या करता है? सेल का काम होता है आवेश को चलाना। सेल का काम क्या होता है? आवेश को चलाना, आवेश प्रोड्यूस करना नहीं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज ये प्रोड्यूस करता है, बल्कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसकी गहराई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सेल होता क्या है, काम क्या करता है। ठीक, तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में सेल एक ऐसी युक्ति है, युक्ति माने विधि, जो किसी परिपथ में आवेश को चलाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए, आवेश को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सेल एक तरह से आवेश को चलने के लिए उसको एनर्जी देता है। ठीक, या ये कह लें कि किसी सर्किट के भीतर जो है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए फोर्स कर देता है। ठीक, मतलब कि तुम चलो, उसको एनर्जी देता है कि तुम चलो। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, विधि है, जो किसी परिपथ में आवेश को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अब जैसे उदाहरण में आएगा, जैसे रासायनिक सेल हो गए, रासायनिक सेल है ना, वो विद्युत सेल, रासायनिक सेल होता है, विद्युत सेल हो गया, जनित्र हो गया, ताप विद्युत सेल हो गया, इस तरह की कुल युक्ति, फोटो सेल हो गया, एक तरह से सौर सेल भी कह सकते हैं इसे। ये सब उदाहरण होते हैं विद्युत सेल के। ठीक, तो ये है ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक विद्युत वाहक
बल। विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन को, मोटिव मतलब मोशन प्रदान करने वाला, बल मतलब फोर्स। हालांकि ये फोर्स प्रदान नहीं करता है, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता है। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। पहले क्या होता है इसका, ये विद्युत वाहक बल असल में एक पुराना नाम पड़ गया है कि इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला फोर्स। पहले क्या होता था, नहीं जानकारी की वजह से सेल जब जुड़ जाता था किसी चीज़ से, प्रतिरोध से, तो या उस लाइट को जला देता था, कोई काम करता था, तो हम लोग वो कहते थे कि ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए फोर्स लगाता है, इसलिए उसका नाम विद्युत वाहक बल पड़ गया। हालांकि ये कोई फोर्स नहीं होता है। विद्युत वाहक बल एक तरह से एनर्जी है, पर यूनिट चार्ज को मिलने वाली एनर्जी। पर यूनिट चार्ज को मिलने वाली क्या है, सेल द्वारा एकांक आवेश को चलाने के लिए दी गई ऊर्जा होता है। विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो कि पर यूनिट चार्ज को सेल द्वारा दिया जाता है, तो उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल क्या होता है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ में आवेश को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे रासायनिक सेल, विद्युत सेल, जनित तापीय सेल और सौर सेल। तो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन करने वाला फोर्स। हालांकि इसका नाम पड़ा है तो उसी नाम से आज हम लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं होता है, पर यूनिट चार्ज को मिलने वाली सेल द्वारा ऊर्जा होता है, एकांक आवेश को मिलने वाली सेल द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा होता है। उसी ऊर्जा को पा करके इलेक्ट्रॉन जो है परिपथ में घूमता है। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि सेल के अंदर जो है रासायनिक क्रियाएं कैसे होती हैं और कैसे जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक, और विद्युत सेल की रासायनिक क्रिया कैसे होती है। तो चलिए फिजिकल वर्ड में क्या है, अभी हमें ये लिखना नहीं है। जैसे क्या होता है कि जो सेल होते हैं, रासायनिक सेल होते हैं, रासायनिक सेल का काम होता है कि रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या है कि इसमें जो होते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट होते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य, कंडक्टर होता है, कंडक्ट करने वाला सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य, और इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 होता है, या कॉपर सल्फेट हो सकता है, जैसी सुविधा के अनुसार लिया जाता है कि हमें सेल किस प्रकार का बनाना है। तो विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेट होती है, तो एक प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे प्लेट पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जमा होता है। तो अब जैसे क्या होता है कि इसके बीच जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि एक प्लेट पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, यानी ऋणावेशित हो जाती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, और एक प्लेट पे प्लस चार्ज आता है। तो जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब थर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है।
तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी बैटरी रिलीज होती है। कहने का मतलब सेल क्या है, एक तरह से बैटरी है। तो बैटरी के अंदर केमिकल भरे होते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है और दूसरी प्लेट क्या हो जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो धनावेशित हो जाती है। और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी एनर्जी रिलीज करते हैं, वही एनर्जी बैटरी रिलीज करती है और इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए वही एनर्जी इस्तेमाल होती है। और ये रिएक्शन जो होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें दोनों साथ साथ होते हैं। एक ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, दूसरे को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी बैटरी द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया जो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अपचयन उपक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है। ठीक। तो अब केमिकल, अभी इसको हम एक एग्जांपल की तरह से और समझा सकते हैं, हालांकि वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, तो उस पर हमें फिजिकल पॉइंट पे, फिजिकल कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर भी हम उसको एक एग्जांपल रख के बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके फलस्वरूप एक प्लेट इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज होता है, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। और जब हम इसको किसी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं और एक चीज़ और है, केमिकल रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, इस पर नेगेटिव चार्ज ना आ जाए। जब ये फुल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो रिएक्शन बंद हो जाता है। और उस वक्त सेल जो होती है, दो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट हो जाती है, एक नेगेटिव प्लेट हो जाती है, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर हो जाती है। इस वक्त इसके, जब तक हम किसी बाह्य प्रतिरोध से इसको हम नहीं जोड़े रहते हैं, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी कि वही बाह्य विद्युत बल होता है। इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। कब, जब इस पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के बीच, ये इसका नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लेट हो जाती है, इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर क्रिएट हो जाता है। उस वक्त जो है सेल का जो विभवांतर होता है ना, उसी को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। कब, जब इसे किसी बाह्य परिपथ से न जोड़ा जाता है। ठीक उसी को हम लोग ई से या एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस समय इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, विद्युत वाहक बल। कब, जब इसे हम किसी बाह्य परिपथ से नहीं जुड़े हों या इसे हम करंट न ले रहे हैं। ठीक। अब इसका रिएक्शन बंद हो जाता है, इसको हम लोग पैक करके इसको बाज़ार में बेचा जाता है। बाज़ार में बेचा जाता है तो उस पर लिखा होता है इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है ना, और करंट कुछ लिखा रहता है कि इतना है। तब तो जब हम बाज़ार से सेल खरीद के लाते हैं तो क्या उसे किसी विद्युत बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, वो करंट देती है? नहीं करंट देती है ना, वो खुले परिपथ में होती है। तो उस वक्त उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, जब वो करंट ना दे रही होती है। जब हम नया नया बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो वो सेल का विद्युत वाहक बल लिखा रहता है कि इतना वोल्ट है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे हम लोग वोल्ट में, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को दी जाने वाली बैटरी को हम वोल्ट में परिभाषित करेंगे, आगे धीरे धीरे आएगा।
तो उस वक्त उस पर लिखा रहता है कि इसका विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एकांक चार्ज को चलाने के लिए परिपथ में बैटरी इतनी ऊर्जा 1.5 जूल ऊर्जा दे सकती है। उस वक्त खुले परिपथ में ये होता है। ठीक, तो वही विद्युत वाहक बल होता है। अब क्या होता है कि जब इसे बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, जैसे एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, तो चूँकि ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लोअर से हायर की ओर जाना चाहिए, और जो प्लस चार्ज होता है हमेशा हायर से लोअर की ओर जाना चाहता है, और करंट हमेशा प्लस के बहने की डायरेक्शन में होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो रास्ता जैसे पाता है, तुरंत यहाँ से चल करके यहाँ आता हुआ यहाँ चला आता। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या हो कि इसको रास्ता मिल जाता है तो इसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी ले करके ये आता इस रेजिस्टेंस में खर्च कर देता, और खर्च करने के बाद फिर आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ पे क्या होता है, बैटरी इसको एनर्जी देती है, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाता है, फिर उस एनर्जी को के तेज़ी से जाता, फिर इस रेजिस्टेंस में खर्च करता है, मतलब कुछ काम करता है, और फिर जब उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है तो फिर यहाँ से होते हुए फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे एक बार बैटरी को एनर्जी देना पड़ता है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले करके जाता, फिर इस रेजिस्टेंस में खो देता, फिर यहाँ जीरो एनर्जी पे आता, फिर बैटरी एनर्जी देती है, फिर जाता। इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है। और बैटरी जो एक कांस्टेंट विभवांतर जो होता है इन दोनों प्लेटों के बीच हमेशा बनाए रखती है। अब वो इतना बनाए रखती है, इससे कम बनाए रखती है, आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या होता है, अब देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इसे धन और ऋण आपस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको विद्युत बल कहा जाता है। इस विद्युत बल के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आता है। अभी हम फिजिकल भाषा में यानी भौतिक विज्ञान की भाषा में समझा रहे हैं कि जो बैटरी का मैकेनिज्म यहीं शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी का क्रियाकलाप, बैटरी मैकेनिज्म, बैटरी मैकेनिज्म कहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे। अंदर तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। जब बाह्य परिपथ से शुरू जोड़ते हैं तो मैकेनिज्म यही शुरू होता है बैटरी का। ठीक, तो एक इनके इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। बैटरी एक फोर्स क्रिएट करती है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, इस मीडियम में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए बैटरी क्या करती है, एक फोर्स क्रिएट करती है। एक तरह से क्या करते हैं, अंदर करने का मतलब एक फोर्स होता है जिसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो कि विद्युत वाहक बल, विद्युत बल नहीं होता। विद्युत बल पॉजिटिव नेगेटिव के बीच लगता है, लेकिन ये बल जो नॉन इलेक्ट्रिक होता है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक तरह से देखा जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जाता है। इसका मतलब बैटरी एक फोर्स क्रिएट करती है, उस फोर्स को मान जो होता है इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो प्रतिकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन के बीच, उसको ओवरकम करता है, उस पर काबू पा करके उससे बड़ा होता है, ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर ले जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए काम किया जाता है। तो काम कौन करता है, बैटरी का मैकेनिज्म होता है। वो एनर्जी इसको दी जाती है यहाँ से यहाँ चलने के लिए, वही एनर्जी वो लेकर के पूरे परिपथ में घूमता है और जा कर के इस प्रतिरोध में खर्च कर देता है। फिर आता है, फिर वही एनर्जी बैटरी देती है, इसको फोर्स करती है कि इलेक्ट्रॉन तुम इधर जाओ, तो फिर वो एनर्जी लेकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, बहुत हाई स्पीड से आता है, प्रकाश की चाल से तरह से देखा जाए उसका। और यहाँ पे जो है
एनर्जी खर्च कर देता है, फिर वो जीरो एनर्जी यहाँ आते थे जीरो हो जाती है, फिर बैटरी एनर्जी देता है, फिर उसी को लेकर के वो बार बार चलता रहता है, एनर्जी बैटरी देती रहती है। यानी कि जो करंट होती है, करंट वो लाइट की स्पीड से चलती है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद होते हैं, जब हम जो एनर्जी मिलती है वो इसको मिलती है, इसको पुश करता है, उसको पुश करता है, या लास्ट वाले को पुश कर देता है उसी क्षण, और ये आगे बढ़ जाता है। तो ये था उसका मैकेनिज्म कि सेल है, सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है। सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे उसके एक प्लेट नेगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव, दो प्लेट होते हैं जिनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, तो उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस क्रिएट होने के बाद अगर इसे किसी प्रतिरोध इस रजिस्टर से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ चलते हैं और करंट इस डायरेक्शन में बहती है। जब इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आता है तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, और बैटरी यहाँ पे इसको एनर्जी देती है, उस एनर्जी को लेकर के फिर ये यहाँ तक आता है, एनर्जी खर्च कर देता है, फिर जीरो एनर्जी के बाद फिर यहाँ आता है। इस तरह से क्रिया चलती रहती है और वो कंटिन्यू धारा देता रहता है सेल। यहाँ पर उसको पुश करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, बैटरी का एक फोर्स क्रिएट होता है जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा होता है। जो विद्युत क्षेत्र है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एक फोर्स लगाती है बैटरी, उसको ऊर्जा देती है। उसी ऊर्जा को लेकर के लिए जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो इसको ज़बरदस्ती बैटरी लेकर यहाँ भेजती है, यानी ऊर्जा इसको देती है और ज़बरदस्ती यहाँ पे जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे काम किया जाता है। तो काम हम नहीं, बैटरी करती है, तो बैटरी जो काम करती है वही एनर्जी इसको मिलती है और उसी एनर्जी को लेकर के घूमता रहता है। इसके अंदर जो होती है वो रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी बैटरी इलेक्ट्रॉन को देती है जिसके लेकर के चेक करते हैं। और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फलस्वरूप ही एक प्लेट नेगेटिव होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बावजूद ही एक प्लेट क्या होती है, नेगेटिव, और एक प्लेट पॉजिटिव ऑलरेडी रहती है। ठीक, तो चलिए हम, हालांकि ये सिलेबस से बाहर है फिर भी हम उसका एक रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे हम मान लेते हैं ये है विद्युत अपघटन क्रिया जिसको कहते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब इसमें कि H2 और SO4 हमें अलग अलग होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जाहिर सी बात है H2+ और SO4 पे 2- होता है। इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे ये बंद करके क्या में बन जाते हैं H2SO4। जब इसको अंदर पानी का सलूशन बनाया जाता है तो इसके लिए K91 होता है पानी के लिए। तो इनके बीच पानी के अंदर लगने वाला बल जो होता है वो क्षीण हो जाता है, इसलिए H+ और ये SO4- अलग हो जाते हैं और इस विलयन में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक सेल की बात करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो है जिंक की, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जो है कॉपर की। अभी हम बैटरी वाला भी ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है पानी के अंदर H2SO4 जो होता है वो अलग अलग होते हैं, इस तरह घूमते हैं। जिंक Zn और एक मान लीजिए एक कॉपर की प्लेट है।
तो देखिए जड़ियन कॉपर H2 में सबसे रिएक्टिव कौन होता है? जड़ियन। इसके बाद H2 होता है, फिर कॉपर। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखे होंगे कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है, विद्युतशीलता जो होती है, वो एक सीरीज बनी हुई है, जिसमें उस सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो उसके नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो आप देखेंगे जड़ियन सबसे ऊपर है, उसके बाद हाइड्रोजन से कॉपर नीचे है। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है और जड़ियन जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। या आप ये कह लीजिए कि तो इसलिए जब भी हम जड़ियन की प्लेट इसमें डालते हैं तो जड़ियन क्या करता है, H2SO4 से SO4 को अपनी तरफ खींच करके जड़ियन SO4 बना लेता है और विलयन में आ जाता है। ठीक, पहले हम इसकी प्लेट की बात कर रहे हैं। तो जड़ियन क्या करता है, अब ये पानी सॉल्यूशन ले लेते हैं तो H2 प्लस इधर घूमता रहता है और SO4 इस तरह घूमते रहते हैं। तो अब क्या करता है कि जड़ियन रिएक्टिव होने का इसको हटा देता, अपने आने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि SO4 माइनस माइनस है, इससे जुड़ने के लिए जड़ियन के पास भी प्लस प्लस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, जड़ियन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पर आ जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं, इसके प्लेट पर आ जाते हैं। अब चूंकि बाहर जो है एयर होती है तो एयर कुचालक होती, बाहर जा नहीं सकते, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जड़ियन प्लस बनाते हैं और SO4 से आप तुरंत रिएक्शन करके विलयन में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर माइनस माइनस छोड़ देते हैं। तो कौन छोड़ देता है? जड़ियन। जड़ियन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके SO4 से आकर के रिएक्टिव कर देता है, क्योंकि जड़ियन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे रहते हैं और जड़ियन प्लस क्या होता है, SO4 माइनस से क्रिया करके जड़ियन SO4 बना के विलयन में आ जाता है, यानी जड़ियन घुलता है। दूसरी चीज, कॉपर इन दोनों से कम रिएक्टिव है। कॉपर का कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं, कॉपर का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक, तो होता क्या है कि ये तो चलाया इस पे, ये इसके अगल बगल घूमता है, कॉपर के अगल बगल, और मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये क्या करता है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। H प्लस जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करता है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने से संयोग करता है। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर के इलेक्ट्रॉन को खींच करके H बना लेता है, हाइड्रोजन गैस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, H2 गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। ठीक, बुलबुले के रूप में। तो कॉपर के ऊपर क्या होता है, उसी तरह से 2 क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। कॉपर के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस आ जाता है। और ये केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं तब तक जब तक इस पे फुल माइनस ना आ जाए और उस पे फुल क्या हो जाए, प्लस ना आ जाए। ठीक, तो यहाँ जड़ियन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो त्यागने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली क्रिया होती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस पे प्लस 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 आते हैं, तब तक आते हैं जब तक पूरा प्लेट चार्ज है, इस पर माइनस माइनस। जब ये फुली चार्ज हो जाते हैं तो रिएक्शन रुक जाता है। ठीक, अब जब हम इसे बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, अब इनके बीच प्लस माइनस के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे इसको किसी रजिस्टर से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आना चाहता है और इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है, फिर से ये केमिकल रिएक्शन
शुरू हो जाते हैं, यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। अब इसको जोड़ दिया तो ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है, नीचे से चार्जिंग हो रही है। नीचे से क्या हो रही है? चार्जिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन जड़ियन इलेक्ट्रॉन त्यागता जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन इसके प्लस को खींचता, इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है, इस पर प्लस आता रहता है, फिर माइनस आता रहता है। तो दो कंडीशन साथ साथ होने लगती हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहती है। तो इस तरह से अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये क्रिया होती रहती है। फिजिक्स में भाषा में वही कह दिया है कि प्लस चार्ज होती है, माइनस चार्ज होती है। बैटरी का मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता और फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने के लिए वो ज़बरदस्ती इसको लाने के लिए ऊर्जा लेती है। तो फिजिक्स की भाषा में वो है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके वो जाता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने के लिए एनर्जी जो है बैटरी काम करती है। बैटरी उसी वक्त इसको एनर्जी देती है, बैटरी का काम वहीं शुरू होता है। तो ये फिजिकल वर्ड में है और केमिकल वर्ड केमिस्ट्री की भाषा में ये है। आप जो कहने का मतलब है इसको जो बैटरी हमारी होती है उसमें भी आप समझ सकते हैं कि दो प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, H2SO4 का एक्वा सोल्यूशन होता है। मान के चलिए कि H+ और SO4 घूमते रहते हैं। तो इसमें लेड ये Pb का एक प्लेट होती है और एक PbO2 के होते हैं, लेड पैराऑक्साइड की होती है, लेड डाइऑक्साइड की होती है। तो वहाँ पर भी यही काम होता है, वहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, तो ये इसमें प्लस प्लस आ जाता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे लेड क्या करता है, अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पर छोड़ करके Pb2+ बनाता है और इस SO4 से क्रिया करके PbSO4 बनाता है। तो ये जो हमारी बैटरी होती है उसमें यही होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन क्रिया होती रहती है और एक प्लेट नेगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव होती रहती है और ये कुछ देर के बाद बंद हो जाती है। लेकिन जैसे हम बाह्य प्रतिरोध से इसको जोड़ते हैं फिर से रिएक्शन शुरू हो जाता है, फिर से रिएक्शन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, इस पर प्रोटॉन आना शुरू हो जाता है और वो सर्किल तब तक चलती रहती है जब तक इस बैटरी के अंदर का जो केमिकल है रिएक्शन होना ख़त्म ना हो जाए। कहते हैं ना कि बैटरी कुछ सालों के बाद जो है चलना बंद हो जाती है, तो जब तक उसका प्लेट चलता रहता है, यानी कि जो प्लेट होती है जब तक काम लायक होती है तब तक वो चलता रहता है। धीरे धीरे प्लेट क्षय हो जाती है तो बैटरी अपना काम करना बंद कर देती है, जो बैकअप देती है वो देना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। और फिजिक्स की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि पहले ही से हम बोलेंगे कि इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इसको बाहर प्रतिरोध से जोड़ेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा है। चूँकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहाँ भेजती है ज़बरदस्ती। तो इस पर कुछ काम करते हैं, वही काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहता है और उसी एनर्जी को लेकर के ये घूमता रहता है, जा कर के इस प्रतिरोध में क्या करता है, ख़त्म कर देता है। यानी कि कुछ एनर्जी लेके जाता है या ख़त्म, फिर जीरो एनर्जी से यहाँ आता है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड में इसका मैकेनिज्म है, बैटरी का मैकेनिज्म यही शुरू होता है। वो एक फोर्स लगता है फिजिक्स की भाषा में जिसको नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल सेल का होता है और सेल जो होता है वो आवेश को चलने के लिए ऊर्जा देता है, यानी कि चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि चार्ज ऑलरेडी मौजूद रहते हैं।
उसे केवल चलने के लिए ही प्रेरित करता है, सेल माने एनर्जी देता है। तो एक चीज़ और है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो बल नहीं, एक तरह से एनर्जी होता है वोल्ट के फॉर्म में, कि सेल द्वारा किसी पर यूनिट चार्ज को दी गई ऊर्जा को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हालांकि इसका नाम पड़ गया इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए फोर्स करता है, फोर्स ही लगाता है, तो उसी आधार पर इसका एक नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वही नाम अभी तक चल रहा है। जिसका जो नाम पड़ जाता है बचपन में किसी व्यक्ति का, वो नाम हमेशा तक चलता रहता है, चाहे उसका कर्तव्य कुछ भी हो। अब जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम कृष्ण पड़ गया है, तो भले उसके आने वाले समय वो कृष्ण जैसा व्यवहार ना करता हो, कृष्ण के विपरीत व्यवहार करता हो, लेकिन नाम तो नाम है, वो मरते दम तक कृष्ण ही रहेगा उसका। इसी तरह से शुरुआत में इस बैटरी द्वारा जो आवेश चलाने वाली चीज़ को विद्युत वाहक बल नाम दे दिया गया, तो वही नाम चल रहा है, चाहे ये बल ना होकर के ऊर्जा हो। हालांकि बल ना होकर के जो ऊर्जा होती है। तो अब रही बात विद्युत वाहक बल और जो हम लोग टर्मिनल विभवांतर, जिसको हम लोग सेल का विभवांतर कहते हैं। सेल का एक विद्युत वाहक बल होता है, सेल का एक टर्मिनल विभवांतर होता है, और सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो जैसे हम मार्केट से जब कोई सेल खरीदने जाते हैं, तो मार्केट पे जो छपा होता है विद्युत वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो वो ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। उस वक्त सेल कोई धारा देता नहीं है। तो जब सेल से कोई धारा ना मिल रही हो, बैटरी से कोई धारा ना मिल रही हो, तो उसके दोनों प्लेटों यानी इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक। हालांकि हम लोग विभवांतर की परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी वही परिभाषा पढ़ेंगे कि विद्युत वाहक बल की जो सिंपल परिभाषा है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरी परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है। अभी विभवांतर की परिभाषा क्या होगी कि सेल को छोड़कर सिर्फ बाह्य परिपथ में जो सेल से बाह्य प्रतिरोध जुड़ा, उसमें सेल को चलाने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा एकांक आवेश को चलाने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं? विभवांतर। तो जाहिर सी बात है, जब सेल को हम खरीद के लाते हैं तो उस पर जो वोल्ट छपा होता है वो उसका विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन जब हम उसे बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, उस वक्त सेलों के बीच का जो विभवांतर होता है वही सेल का विभवांतर होता है। वो सेल का क्या होता है? विभवांतर। तो हम मान लीजिए सेल को खरीद के लाए और वो उस पर लिखा था 2.5 वोल्ट, और हम सोच रहे हैं कि वो 3 एम्पियर की करंट देगा। लेकिन जब हम इसे बाह्य परिपथ से इसको जोड़ दिया तो हम क्या देखते हैं, या इस तरह बैटरी का समझाने के लिए सबसे अच्छा मतलब ये तरीका ले लें कि एक जैसे बैटरी हम लाए जिसमें 12 वोल्ट लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है कि ये बैटरी जो है 3 एम्पियर की करंट देगी। ठीक। तो इस वक्त ये 12 वोल्ट जो उस पर छपा होता है वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल होता है 12 वोल्ट। अभी वोल्ट क्यों होता है उसकी डिफिनेशन के हिसाब से अभी बताएंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 3 एम्पियर की करंट देगा 12 वोल्ट पे। लेकिन हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल जोड़ दिए 12 वोल्ट था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 3 एम्पियर की करंट जा रही है, 4 का जोड़ दिया। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो 3 × 4 मतलब है कि इसके सिरों पर भी
12 वोल्ट का विभवांतर, यानी बैटरी इसके सिरों पर कितना वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दिया, 12 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 12 वोल्ट बनाएगा, और यहाँ पे एक मीटर हमने लगाया तो 3 एम्पियर करंट पढ़ा। ठीक, पढ़ना चाहिए। मैंने हमारी जो बाज़ार से बैटरी खरीद के लाए तो हमने देखा कि हमको 3 एम्पियर की करंट देगा, लेकिन जब हम इसको, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस सेल से, लेकिन हमने इसको जब 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा, यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा, यहाँ पे इस बैटरी को 12 वोल्ट की बैटरी जिसका ई 12 वोल्ट, तो हमें क्या मिला कि ये करंट 2 एम्पियर दे रहे हैं। 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो विभवांतर हो गया वो 8 वोल्ट हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 12 वोल्ट का, मिल रहा 8 वोल्ट, तो 4 वोल्ट कहाँ चला गया? हमने तो भाई 12 वोल्ट छपा था उस पर कि 3 एम्पियर की करंट देगा, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में ये 12 वोल्ट का है। अगर हम 4 ओम का अगर हम रजिस्टर लगाएंगे तो हमें 3 एम्पियर की करंट मिलेगी, लेकिन जब हमने 4 ओम का लगाया, बाजार से खरीद के लगाया एक्चुअली में, तो हमें इस पर 8 वोल्ट का विभवांतर, बैटरी के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट कहाँ गया? तो यहाँ से उत्पन्न हुआ कि जो 4 वोल्ट हुआ तो क्या हुआ उसका, हमें तो करंट मिलनी चाहिए इस हिसाब से 3 4 3 12 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बैटरी का जो विद्युत वाहक बल यहीं स्थापित है। लेकिन हुआ क्या कि हमें मिला 8 वोल्ट, करंट 3 के बजाय 2 एम्पियर आए। तो इसका मतलब है कि 4 वोल्ट बैटरी खुद अपने अंदर खर्च कर दिया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 4 वोल्ट जो हो गया वो बैटरी के अंदर ही खर्च हो गया। 4 वोल्ट क्या हो गया? बैटरी के अंदर ही खर्च हो गया। इसका मतलब है कि बैटरी के सेल का भी कुछ प्रतिरोध होता है जो उसने 4 वोल्ट अपने अंदर ही पतन कर दिया। तो इसका मतलब है कि बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसका मतलब है कि वो 4 वोल्ट खा गई। तो बैटरी का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक। अब इस हिसाब से अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए तो इसका मतलब इसमें करंट 2 एम्पियर आ रही है, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 2। तभी तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट ये खा गया, 8 वोल्ट ये मिलकर 12 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है कि हम तो लाए 12 वोल्ट समझ के, 4 वोल्ट बैटरी खुद ले लिया, तो हमको मिला कितना? 8 वोल्ट। जो 8 वोल्ट है उसी को हम लोग कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर या सेल का विभवांतर जो हमें मिलता है किसी रजिस्टर के जोड़ने पर। बिना करंट जो चीज़ लिखा होता है बैटरी को वो विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन जब हम किसी रजिस्टर से जोड़ने पर सेल के सिरों का जो विभवांतर होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल का विभवांतर। और बिना करंट विदड्रॉ किए जो बैटरी का विभवांतर होता है उसे कहते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल तो हमने खरीद के लाया 12 वोल्ट था, लेकिन जब हम किसी रजिस्टर पे अप्लाई किए तो हमें 8 वोल्ट मिला। तो ये 8 वोल्ट का विभवांतर कह रहे हैं, जिसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। ठीक, 2 ओम उसका रेजिस्टेंस आंतरिक हो गया, जो की वजह से 4 वोल्ट का आंतरिक विभव पतन हो गया। तो ये था विद्युत वाहक बल और विभवांतर। जब सेल से कोई करंट ना ले तो उसके में सेलों के का जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और करंट लेने के बाद अगर उसका जो विभवांतर होता है उसे सेल का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। अब इनको डिफाइन कैसे किया गया है दोनों को?
डिफाइन जो किया गया है उसे हम बता देते हैं कि डिफाइंड चार्ज को एकांक मानकर किया गया। चार्ज को एकांक मानकर किया गया। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये 4 वोल्ट खा जाता है, यानी सेल का दोष होता है। ये क्या होता है? सेल का दोष होता है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होता है। आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है? सेल की ऊर्जा में ह्रास होता है, इसलिए सेल का दोष होता है। अभी हम बताएंगे कि सेल के किस चीज़ पर निर्भर करता है, सब कुछ बताएंगे। अब देखिए विभवांतर का और विद्युत वाहक बल की बात रही डिफिनेशन की। देखिए डिफिनेशन में क्या है कि विद्युत वाहक बल को जो डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि सेल्स है, यानी इलेक्ट्रॉन बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच भी तो चलेगा, तो सेल सहित एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, चलाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो जब डिफाइन कोई चीज़ किया जाता है तो जो चीज़ उसमें रोल अदा करती है उसको एकांक मानते हैं। यहाँ चलने वाला काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, एकांक इलेक्ट्रॉन को बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा चलने के लिए। अब रही बात विभवांतर, तो विभवांतर जो होता है वो किसी बाह्य परिपथ के प्रतिरोध का होता है। जैसे सेल के सिरों पर कोई रजिस्टर लगा दिया गया तो उसके सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर होता है वही सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है। और जब हम बैटरी को उससे जोड़ देते हैं तो बैटरी के सिरों पर वही विभवांतर स्थापित हो जाता है। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तो जो विद्युत वाहक बल है बैटरी का वही स्थापित होगा और बैटरी ज़्यादा करंट देगी। लेकिन कुछ तो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से विभव पतन हो जाता है, तो उस वक्त जो उसके सिरों का विभवांतर होता है रजिस्टर के, वो क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर। तो हम क्या करेंगे? तो अब उसमें ये जैसे जुड़ा है सेल से, बैटरी से ये चीज़ जुड़ा है, तो इसके सिरों का जो विभवांतर होता है वही सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है ना, सेल के अंदर तो लाना है। इसके पहले क्या था कि चार्ज को ऋण से यहाँ से लेके यहाँ तक चलाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे ई कहते हैं। लेकिन टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि बैटरी द्वारा यहाँ, ये जैसे रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ से यहाँ तक चलाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, भाई जो ऊर्जा बैटरी देती है वही यहाँ पे आके खर्च होती है। तो अगर करंट I बह रहे तो IR ये टर्मिनल विभवांतर हो। इसका मतलब है कि बैटरी ने जितनी ऊर्जा दी वो ऊर्जा यहाँ पे खर्च हो गया। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? ऊर्जा के ह्रास को बताता है। टर्मिनल जो विभवांतर होता है या सेल का विभवांतर, ये ऊर्जा के ह्रास को बताता है। ऊर्जा के ह्रास को बताता है पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है, वाहक बल जो होता है, ये ऊर्जा की वृद्धि को बताता है। ऊर्जा के वृद्धि को बताता है, माने कि ऊर्जा बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन को देती है वो तो विद्युत वाहक बल है, वो 12 वोल्ट की ऊर्जा दे रही है पर यूनिट चार्ज, तो ऊर्जा की वृद्धि को बता रहा है। वो आकर के यहाँ खर्च हो जा रही है, भले 4 वोल्ट उसके आंतरिक प्रतिरोध में खर्च हो जाए, 8 वोल्ट यहाँ खर्च हो जाए, तो वो ऊर्जा देता है तो वृद्धि को बताता है। अब विभवांतर में क्या होता है? ऊर्जा लॉस हो जाती है। तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मस्त ऊर्जा लेके चला 12 वोल्ट की है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से, B बराबर W/Q होता है तो पर यूनिट, तो ऊर्जा को वोल्ट में बताता है। अब यहाँ ला करके और यहाँ ला करके उसने खर्च कर, फिर उसको एनर्जी 0 हो गई, यहाँ आ गया एकदम, अब चलने फिरने की ताकत में। फिर बैटरी ने कहा कि 12 वोल्ट की फिर एनर्जी लो, फिर वो यहाँ से एनर्जी भरता, फिर यहाँ से लेके आता,
फिर यहाँ पे लॉस कर देता है, यहाँ लॉस कर देता है। तो दो अंतर इसमें है, टर्मिनल विभवांतर इसमें। ये ऊर्जा के ह्रास को बताता है, क्योंकि वो ऊर्जा यहाँ पे प्रतिरोध होता है ना, तो प्रतिरोध से लड़ने भिड़ने में ऊर्जा खत्म कर देता है इलेक्ट्रॉन, बिना ऊर्जा के फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। फिर बैटरी उसको ऊर्जा भर के देती है 12 वोल्ट का, फिर यहाँ पे पर यूनिट चार्ज के हिसाब से W पर यूनिट चार्ज, फिर यहाँ पे लड़ भिड़ के ख़त्म कर देता है, यहाँ ख़त्म कर देता है। इसलिए आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर और जो बाहरी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होते हैं वो ऊर्जा के ह्रास को बताते हैं, मतलब ऊर्जा लॉस करने वाली चीज़। और यहाँ पे क्या होता है, विद्युत वाहक बल ऊर्जा की वृद्धि को बताता है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ऊर्जा की वृद्धि को और विभवांतर ऊर्जा के ह्रास को बताता है। ये दोनों में प्रमुख अंतर है। विद्युत वाहक बल किसी सेल का होता है, दूसरा अंतर, विद्युत वाहक किसी सेल का होता है, विभवांतर किसी चालक का होता है, चालक प्रतिरोध का। विद्युत वाहक बल किसका होता है, किसी सेल का होता है, विभवांतर क्या है, विभिन्न चालकों का होता है, विभिन्न प्रतिरोधों का होता है। तो ये दो प्रमुख अंतर हैं। एक है कि विद्युत वाहक बल ऊर्जा की वृद्धि को, टर्मिनल विभवांतर ऊर्जा की ह्रास को बताता है। विद्युत वाहक बल किसी सेल का होता है और विभवांतर किसी चालक का होता है, किसी प्रतिरोध का होता है। तो ये दो प्रमुख अंतर हैं इसमें, और इनको डिफाइन किया गया है पर यूनिट चार्ज मान करके, ठीक, एकांक चार्ज मान करके, ठीक। अब चलिए अब इसका डिफिनीशन इसकी लिख लेते हैं। अब जो समझाने वाली चीज़ थी वहाँ पे ख़त्म, अब सिर्फ थ्योरेटिकल लिखने वाली चीज़। चलिए, तो विद्युत वाहक बल को दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कि किसी सेल द्वारा Q आवेश को, किसी सेल द्वारा Q आवेश को परिपथ में प्रवाहित चलाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा W तथा Q के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए बात वही है, जब अनुपात आ गया तो मतलब क्या हुआ कि एकांक आवेश ई से व्यक्त करते हैं, अथवा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। क्या है, आप जो भी लिखिए कि सेल सहित, मतलब सेल के अंदर भी तो चलाना है, क्योंकि बाय परिपथ में तो चलाना है नहीं, सेल के अंदर भी तो चार्ज को चलाना है। तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को, देखिए एकांक आवेश और अनुपात दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे कहने का मतलब है कि Q आवेश को चलाने में W वर्ग, एकांक आवेश W/Q का अनुपात है ना, वो W/Q, बात एक ही। तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को चलाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से, या आप साइलेंस से भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। अब परिभाषा के अनुसार, ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, अतः
दोनों के मतलब एक ही है। अतः E बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। जो चार्ज है, अब देखिए Q आवेश चलाने में W जूल ऊर्जा, एकांक आवेश चलाने में W/Q, इसी को E कहते हैं। वही तो हमने कहा, सेल सहित पूरी परिपथ में एकांक आवेश को चलाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत पावर बल कहते हैं। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W, तो इसका मात्रक हो जाता है क्या, W का जूल पर कूलाम, हालांकि इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, या वोल्ट। मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। चलिए अब यही के सूत्र में जानते हैं। अब या हम इसको लिख सकते हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा, QE। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए EQ। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। हम लोग जानते हैं, परंतु Q बराबर क्या होता है, I/T जानते हो, इसलिए W बराबर हो जाएगा E/I/T। यानी कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यहाँ लिख सकते हैं सेल द्वारा दी गई। और हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, तो यहाँ E/I/T बराबर T। तो हो जाएगा सेल द्वारा दी गई शक्ति क्या हो जाएगी, दी गई शक्ति E बराबर हो जाएगी, ये जूल में हो, E/I वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक, तो सेल द्वारा दी गई शक्ति EI वाट, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होता है EI/T। ठीक। अब हमारा है आंतरिक प्रतिरोध, या ये कह लीजिए कि अभी हम सेल का विभवांतर देख लेंगे। चलिए आंतरिक प्रतिरोध देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है आंतरिक प्रतिरोध के बाद जो है विभवांतर देख लेंगे। तो चलिए, सेल हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल r से दिखाए हुए, जिसका मात्रक ओम होगा। हालांकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो उसके पहले आप लोग सेल का विभवांतर ही लिख लीजिए, ठीक है ना। बाद में आंतरिक प्रतिरोध आएगा, देखेंगे। तो सेल का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर, सेल का विभवांतर अथवा टर्मिनल विभवांतर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या तो ये या तो वो, या टर्मिनल विभवांतर, इसको कहते हैं टर्मिनल
विभवांतर, सेल का विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। इसकी भी दो डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक तो केवल विभवांतर के रूप में लिख लेते हैं। पहला है कि किसी सेल के बाह्य परिपथ के विभिन्न भागों में उत्पन्न विभवांतरों को योग, या ये देखिए विभवांतर का मतलब समझ रहे हैं ना कि सेल को छोड़कर। चलिए सर इसी परिभाषा को अब देखिए, विभवांतर हमेशा बाह्य परिपथ का होता है, किसी रजिस्टर के ऊपर, यानी सेल को छोड़ देना। सेल के अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन चलता है वहाँ की बात नहीं, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन चलने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है वही व्यय ऊर्जा पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, विभवांतर, है ना। एकांक आवेश को चलने में बाह्य परिपथ में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसका विभवांतर कहलाता है, यानी सेल को छोड़ करके। तो सेल को छोड़ करके, सेल को छोड़कर एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में, चलाने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को या दी गई ऊर्जा को सेल का विभवांतर कहते हैं। सेल का विभवांतर क्या कहते हैं, सेल का विभवांतर कहते। सेल को छोड़कर एकांक आवेश को केवल बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विभवांतर कहते। या आप अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे कि Q आवेश को व्यय चलाने में मान लीजिए W जूल ऊर्जा मिलती है बाह्य परिपथ में। अब हम वहाँ W ले लें, जिसको W डैश ले लें, तो Q एकांक आवेश को चलाने में क्या हो जाएगी, W डैश बटे Q, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, B। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, B, केवल बाह्य परिपथ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके कि किसी सेल के बाह्य परिपथ के, किसी सेल के बाह्य परिपथ के विभिन्न चालकों में उत्पन्न, विभिन्न भागों में या चालकों में, अच्छा भागों में चालकों ज़्यादा अच्छा, विभिन्न चालकों जैसे चालक जुड़े हैं, उत्पन्न विभवांतरों के योग को सेल का विभवांतर कहते हैं। हालांकि डिफिनेशन तो ऊपर वाली सही है, एकांक आवेश को। ये नीचे वाला क्या कह रहा है ना, कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ बैटरी है, एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ आकर के बल्ब जुड़ा है, यहाँ के पंखा जुड़ा है कि नहीं। तो एक चालक, दो चालक, अब तीनों के उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V1 है, V2 V3, तो तीनों का योग जो होगा वो सेल का विभवांतर है, ये कहने का मतलब दूसरा। लेकिन एक्चुअल जो विभवांतर की परिभाषा है, जिसको डिफाइन किया जाता है एकांक आवेश मानकर, कि बाह्य परिपथ में Q आवेश को चलाने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो एकांक आवेश को इतना, इसी को B कहते हैं। ये तो क्या है कि सभी विभवांतरों को योग को सेल का विभवांतर कहते हैं। तो ऊपर वाले ज़्यादा बेटर है, जो लिखेंगे गलत नहीं है। और यहाँ लिख दें तथा इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे, V से प्रदर्शित करते हैं।
उस हिसाब से डिफिनीशन के हिसाब से हमारा V बराबर क्या हो गया, या इसको या हम अनुपात के रूप में भी परिभाषित कर सकते थे कि सेल को छोड़कर Q आवेश को केवल बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W डैश तथा आवेश Q के अनुपात को सेल का विभवांतर कहते हैं। जैसे हमने इसकी पहली परिभाषा लिखी वो है, तो एकांक मान के चलने का मतलब यही है कि अगर हम लिखें कि यदि सेल Q आवेश को चलाने में यदि सेल को दी गई ऊर्जा W डैश है, तो यहाँ की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V बराबर W डैश अपान Q, ये डिफिनीशन हो जाएगी के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका फार्मूला कि व्यय ऊर्जा W डैश है और Q आवेश एकांक है। तो मैंने कहा ना Q आवेश चलाने में W डैश ऊर्जा जिसको एकांक आवेश W/Q जिसको V कहते हैं, तो एकांक आवेश चलाने में, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा W डैश, यहाँ पर भी उसका मात्रक वही हो जाएगा, इसको भी जूल पर कूलाम या वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब इसका बीमा आप उसके दूसरे वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि अदिश राशि होती है, इसकी बीमा सब पढ़ चुके है कि नहीं, मात्रक विभवांतर अंदर की परिभाषा पढ़ चुके थे। यहाँ से अगर हम देखा जाए तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, V/Q, परंतु हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होगा, I/T, इसलिए W डैश बराबर V/I/T VIT गुणे इतना चाहिए। तो W क्या है, सेल के बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे W डैश है सेल बाह्य परिपथ में, सेल के बाह्य परिपथ में व्यय की ऊर्जा, ठीक है। और व्यय शक्ति अगर निकालना चाहें, व्यय शक्ति, तो T बराबर क्या हो जाएगा, और T हट जाएगा, V/I हो जाएगा, या इसी को हम लोग I² भी कहते हैं। असल में व्यय शक्ति हमेशा इसी से निकाली जाती है। सेल द्वारा दी गई शक्ति E/I होगी और व्यय शक्ति ये हो जाएगी वाट में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम इसके बारे में कुछ और लिखते हैं। तो व्यय शक्ति को हमेशा VI से I/R से निकालते हैं। यह एक सूत्र और इसका होता है, शुरू में पढ़ चुके हैं, V²/R। जब V²/R या ओम का नियम लगाया गया है, चलिए इसको मिटा दिया जाए।
एक चीज नोट में यह है कि यदि बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो, यदि बाह्य परिपथ के कुल प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल R हो, और सेल से I धारा, I एम्पियर की धारा जो है I धारा जो है I एम्पियर की धारा बह रही है। तो सेल का जो विभवांतर होगा, टर्मिनल विभवांतर ओम के नियम से क्या होगा, B बराबर I R। B बराबर क्या होगा, I। B बराबर क्या होगा, I R। अगर सेल I करंट दे रहा है और इसका प्रतिरोध R है। ठीक, अब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, तो सेल के अपने अवयव, अपने एलिमेंट द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसका अवयव क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं और विद्युत अपघट। ये दोनों धारा के मार्ग यानी इलेक्ट्रॉन के चलने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और स्मॉल r से इसको दिखाते हैं। तो सेल के अपने अवयवों, सेल के अपने अवयवों जैसे इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट, विद्युत अपघट के द्वारा डाले गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक तो ओम होगा ही होगा। इसके विरुद्ध जो है ना, सेल की ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है। इसके विरुद्ध जो है सेल की ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है। इसके विरुद्ध सेल की ऊर्जा में ह्रास होता है। तो इसके विरुद्ध सेल की ऊर्जा में ह्रास होता है, अतः यह सेल का एक दोष होता है। अतः यह सेल का एक दोष है, क्योंकि ये ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा को नाश कर देता है, इसलिए सेल का ये दोष होता है। ठीक, और हम होता इसका मात्रक ओम होता है, जानते हैं। इस सेल का दोष होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध है तो मात्रक ओम होगा ही होगा।
ठीक है ना। इसका मात्रक ओम होता है, लिख सकते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम लिखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 बातों पर निर्भर करता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसके विद्युत अपघट्य पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल जो प्लेट होती है और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, तथा ताप पर। इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। इसको लिख लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। इससे पहला है अपघट्य की सांद्रता पर और इसके समानुपाती होता है। अपघट्य की सांद्रता पर और इसके समानुपाती होता। मतलब अपघट्य की सांद्रता जितनी सांद्र होगा उसको इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए मार्ग उतना जटिल हो जाएगा, क्योंकि जब गाढ़ापन आएगा, गैपिंग कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा इसके है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर और इसके समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड व प्लेटों, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर और इसके समानुपाती होता है। देखिए, दूरी जितना अधिक बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन को चलने का लिए मार्ग ज़्यादा तय करना पड़ेगा, रास्ते में लड़ने भिड़ने की वो चीज़ बढ़ जाएगी। यानी कि जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसको चलने में मार्ग बढ़ जाएगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रास्ते में जो उसको लड़ने भिड़ने की संभावना होती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 को और लिखाते हैं जल्दी से। होता है, ठीक। चलिए, सेल के भीतर होता आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन हम परिपथ में उसको सेल के सटा हुआ दिखाएंगे। अब तीसरा है इलेक्ट्रोडों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है इलेक्ट्रोडों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, मतलब है कि विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे हुए क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल पर मतलब जो अपघट्य के अंदर हो, अपघट्य के अंदर डूबा और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता, और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जो विद्युत वाहक बल होता है वो विद्युत अपघट्य पे, इलेक्ट्रोड पे और इसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध इन 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल जो था ना, वो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल हमेशा किसी सेल का होता है, किस पर निर्भर करता है, वहाँ लिखना चाहिए था। विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है विद्युत वाहक बल। क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, सांद्रता पर,
ताप पर विद्युत वाहक बल नहीं निर्भर करता, केवल इलेक्ट्रोड और विद्युत घटक का नेचर पर निर्भर करता है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने का रास्ता मिल जाएगा। मतलब है कि प्लेट पे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जाके कहीं भी रुक सकता है, जाके जगह ले सकता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को किसी एग्जैक्ट स्थान पे ही जाना होगा, तो उसको उस स्थान पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो स्थान ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके एडजस्ट हो सकता है, प्लेट पर कहीं भी जाके क्या हो जाएगा। और जब छोटा होगा एरिया तो उसे एक ही स्थान पे जाने की संभावना रहेगी, तो उसको जाने में थोड़ा वहाँ एग्जैक्ट वहीं पहुँचने में पता चला कहीं और पहुँच गया फिर वहाँ आना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है ताप, टेम्परेचर के। तो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हालांकि ऐसा किसी चालक के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, ये थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि ताप बढ़ने से विद्युत अपघट की सांद्रता घट जाती है। तो जाहिर सी बात है ताप बढ़ाएंगे तो ढीला हो जाएगा ना, तो मालिक्यूल जो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब जगह मिल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रास्ता खाली हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आसानी से मार्ग मिल जाएगा। तो इसलिए ताप पर निर्भर करता है। चौथी बात है ताप पर और इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्रमानुपाती होता, क्योंकि अब ताप बढ़ने पर अपघट की सांद्रता घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अपघट की सांद्रता घट जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। बस तो ये चार चीज़ें थी, चार फैक्टर थे जिस पे आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। और इसमें कुछ चीज़ें नोट, इससे रिलेटेड नोट लिख देते हैं जो सवाल लगाने में काम आएगा। जैसे कि आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे हम लोग सेल का आंतरिक विभव पतन कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर को सेल का आंतरिक विभव पतन कहते हैं। सेल का आंतरिक विभव पतन कहते हैं। आंतरिक विभव पतन, आंतरिक विभव पतन पर क्या होता है, I स्मॉल r वोल्ट। आंतरिक विभव पतन कितना होता है, I। अब आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध सेल की शक्ति में ह्रास, आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध सेल की शक्ति में ह्रास, ह्रास को सेल का आंतरिक शक्ति क्षय कहते हैं। तो इसका आंतरिक शक्ति क्षय कहते हैं। तो इसका आंतरिक शक्ति क्षय कहते हैं। आंतरिक शक्ति क्षय जो होता है हमेशा I² R वाट
हमेशा आई स्क्वायर आर से निकालेंगे यार, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आंतरिक शक्ति है हमेशा किससे निकालेंगे, इससे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं EBI स्मॉल आर में संबंध निकालने। चलिए हमारी हेडिंग है EBI स्मॉल आर। चार चीज़ें हैं EBI स्मॉल आर में। EBI स्मॉल आर या इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल आर भी होता है बराबर EBI और स्मॉल आर में कैपिटल आर भी कह सकते हैं। हेडिंग है विद्युत सेल के लिए EBI तथा स्मॉल आर में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध। हालांकि EB विद्युत वाहक बल हो गया, कैपिटल आर जो है बाह्य परिपथ है वो भी रहता है इसमें। ठीक है, आप यहाँ कैपिटल आर भी लगा सकते हैं, कभी कभी इतने में देता है। तो हम देखेंगे कि माना कोई सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, माना कोई सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल, माना कोई सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध आर बाह्य परिपथ में, वहाँ कैपिटल आर भी लगा सकते हैं। EBI आर कैपिटल आर में आई धारा T समय तक प्रवाहित होती है। परिपथ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध होगा ना, हाँ, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का है B है। ठीक, अब इस धारा को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेल द्वारा दी इस धारा को या आवेश परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W बराबर क्या होगा, E/I/T जूल, ये होगा। बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर के विरुद्ध
बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर के विरुद्ध, बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर V के विरुद्ध धारा प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा, धारा प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा, डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल द्वारा दी गई ऊर्जा व्यय ऊर्जा, W डैश लिख देते हैं तो V/I/T जूल, ये आया था, मैंने निकाला था। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की विद्युत ऊर्जा ह्रास, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध ऊर्जा ह्रास, W डबल डैश को क्या कहते हैं I²RT जूल, या V I² से निकाला जाता है, स्मॉल r रहेगा। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा कि यही दोनों में खर्च हो जाएगा, W डैश प्लस W डबल डैश, यही तो दोनों में खर्च हो रही है। E/I/T बराबर हो जाएगा V/I/T प्लस I² स्मॉल r/t। तो देखिए दोनों से I कॉमन ले लीजिए, IT कट जाएगा, यहाँ बचेगा E, यहाँ बचेगा V, यहाँ बचेगा IR, ये रिलेशन हो जाएगा। IT कॉमन लेके दोनों ओर से काट दीजिए, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। E बराबर हो जाएगा V प्लस IR। ठीक, इसमें एक रिलेशन और बनेगा जो कि महत्वपूर्ण है, पीछे भी लागू होता चला आया है, कि हम जानते हैं, परंतु V बराबर होता IR ओम के नियम से। यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे IR लिख दीजिए, यहाँ पे I स्मॉल r है, I कॉमन ले लीजिए, यहाँ से I बराबर हो जाएगा E बटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मतलब I बराबर होता है विद्युत वाहक बल पूर्ण प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल बटे कुल। ठीक, शक्ति ह्रास हमेशा I²RT से निकालना। व्यय ऊर्जा ये होती है क्योंकि जब किसी का प्रतिरोध में करंट जाता है तभी ऊर्जा ह्रास होता है, अक्सर इसी से निकाला जाता है। अगर विभवांतर दिया हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इसका भी विभवांतर पता नहीं था तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, क्योंकि तीन फार्मूले होते हैं, एक होता है VIT I²RT V²/RT, तीनों लागू हो सकते हैं अगर सब कंडीशन दिया हुआ। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, अक्सर हमने पीछे भी इसको लगाया हुआ है। जब हम करंट निकाल रहे थे सेल से, कितनी करंट निकाल रहे थे, सेल का विभवांतर लेते थे, नीचे तुल्य प्रतिरोध लेते थे। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
एक रिलेशन और देख लेते हैं, इसके बाद इसमें कुछ नोट्स पॉइंट रहेगा। तो टाइम भी हो गया हम लोग तो समझाने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अब इसी से रिलेटेड जो हम जानते हैं कि हमें मिला है कि ये विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आगे काम करेगा। V माइनस क्या आया था, I R आया था, अरे प्लस आया था। देखिए ये आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर मिलकर ये है। सेल में ये दोष है, इतना फालतू खर्च हो जाता है। अभी इसको और पढ़ना है, जब सेल को चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे माइनस होता है, वो देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, B कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, I R B हो जाएगा और ये से नीचे ले लीजिए। अब यहाँ क्या करना है, इसको I R, I से I कट गया, E बटे B 1 प्लस स्मॉल r कैपिटल R। यहाँ से 1 उस साइड ले जाइए तो उस साइड जाएगा तो E बटे B माइनस 1, स्मॉल r बड़ा हो जाएगा कैपिटल R, E बटे B माइनस 1। ये एक रिलेशन में दिया है, ठीक। अक्सर इसे आगे हम यूज करेंगे। ये फार्मूला आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए है न्यूमेरिकली, जब हमें E, B और R पता होती। अभी हमें वोल्ट मीटर के बारे में, अमीटर के बारे में पढ़ना है कि इनका क्या रोल होता है और परिपथ में कैसे लगाते हैं। और जब सेल को चार्ज किया जाता है तो इस रिलेशन में क्या होता है, कब E इससे बड़ा होता है, कब E इससे छोटा होता है। एक चीज़, हाँ एक चीज़ नोट में और लिख लीजिए आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देख रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ। अभी हम लोग इसमें कुछ चीज़ें नोट्स हैं कि जब सेल खुले परिपथ में हो तब, और जब सेल से धारा ली जाती है तब, जब सेल को चार्ज किया जाता है तब, वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, और सेलों के प्रकार, सेलों का संयोजन, और भी कुछ फार्मूले हैं, कुछ चीज़ें हैं। हालांकि अब हमने सोचा था कि इन सारी चीज़ों को इसी में ऐड कर देंगे, तो हालांकि ऐड नहीं हो पाया। कुछ विद्युत वाहक बल को समझाने में ज़्यादा समय लग गया, नहीं तो ये पूरा टॉपिक ही आज ख़त्म हो गया था। चलिए अब दूसरा जो वीडियो लेक्चर हम आने वाले लेक्चर में उसको शामिल कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं एक इसी का शेष टॉपिक और नए टॉपिक के साथ, जो सेलों का संयोजन। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा का खूब ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।